हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, जैसा कि जो है हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुका है जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में जो है हम लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में अच्छे तरीके से ओवरव्यू लिया था कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड व्हाट इज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इन सारे चीजों को जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से ओवर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, उसमें जो है हम लोग सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे जो कि जो है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर क्या होता है, आखिर साइकोलॉजी में बायोलॉजी क्यों घुसाया गया, या फिर जो है बायोलॉजी और साइकोलॉजी से जो है किस तरीके से मेल होता है, इन सभी चीजों को हम लोग जो है अच्छी तरीके से देखेंगे। जैसा कि हम लोग कहें तो ये चैप्टर को जो है हार्ड चैप्टर माना जाता है थोड़ा साइकोलॉजी में, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको जो है एक अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, कि जो है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो कह रहा है कि द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, पार्टिकुलरली द ब्रेन। तो जो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है वो क्या है, वो स्टडी है। किसका स्टडी है? बिहेवियर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से जो है उसका बिहेवियर फंक्शन करता है, और खास करके जो है हम लोग यहाँ पे ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच सीक्स टू डिटरमाइन हाउ एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू द बोथ द बिहेवियर एंड द माइंड। तो हम लोग फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को कहां पे देखे थे? इससे पहले जब हम लोगों ने साइकोलॉजी को ब्रांच में बांटा था तो वहां पे जो है एक ब्रांच था जिसका नाम था फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है? वो एक ऐसा साइकोलॉजी का ब्रांच है जो हमें बताता है, जो हमें डिटरमाइन करता है कि हाउ एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम जो है किस तरह से जो है कार्य करता है, किस तरीके से रिलेटेड टू द बोथ द बिहेवियर एंड द माइंड, किस तरीके से जो है माइंड और बिहेवियर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा माइंड और हमारा बिहेवियर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जो है रिलेशनशिप में है, किस तरीके से। इस चीज के बारे में जो है हम लोग कहां पढ़ते हैं? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है वो कह रहा है कि आवर नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मसल्स एंड ग्लैंड्स enable us to be aware of and adjust to our environment। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारे मसल से, हमारे ग्लैंड से, ये सभी क्या करता है? ये सभी मिल करके जो है हमें सक्षम बनाता है क्या करने में? हमारा जो इन्वायरमेंट है वहां पे जो है हम किस तरीके से एडजस्ट कर पाए, उन सभी चीज मिलके, सारे ऑर्गन्स मिल करके जो है हमें सक्षम बनाता है, हमें इनेबल करता है। चाहे हम लोग जो है नर्वस सिस्टम का बात करें तो माइंड का बात कर लेते हैं, सेंस ऑर्गन का बात करें तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन हो जाएंगे? चाहे हमारे आई हो जाएंगे, ईयर हो जाएंगे, टंग हो जाएंगे, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं ये सभी मिलकर के जो है हमें इन्वायरमेंट में जो है एडजस्ट करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि आवर परसेप्शन ऑफ इवेंट्स डिपेंड ऑन हाउ आवर सेंस ऑर्गन डिटेक्ट स्टिमुलाई। हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो किस तरीके से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, किस तरीके से जो है घटनाओं को देखता है, जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं उसको किस तरीके से डिटेक्ट करता है, किस तरीके से देखता है, और देखने के बाद क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन बनाएगा। इंफॉर्मेशन बनाएगा कि हाँ हमने ये देखा, मेरे सामने जो है ये हो रहा है, इन सभी का इंफॉर्मेशन बनाएगा। इंफॉर्मेशन बनाने के बाद क्या करेगा? वो माइंड को भेजेगा, तभी तो माइंड उसको पढ़ पाएगा। तो एंड हाउ आवर ब्रेन इंटरप्ट्स इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंसेस। तो जो हमारा ब्रेन है, जो वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा भेजा गया। ओके, सेंस ऑर्गन जो है पहले स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद जो है इंफॉर्मेशन को बनाया, इंफॉर्मेशन को बनाने के बाद क्या किया? वो दिमाग में भेजा, माइंड में भेजा। माइंड क्या करेगा? अब उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? पढ़ेगा, रीड करेगा, उस पर जो है रिएक्ट करेगा या जो है इंटरप्ट करेगा। तो वो किस तरीके से जो है उस पर रिएक्ट करेगा, ये चीज को जो है हम लोग जो है यहाँ पे जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेस हैं या फिर फिजिकल प्रोसेस है हमारे नर्वस सिस्टम के रिलेटेड, तो उस नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उन सभी को हमको जानना होगा।
जब तक जो है हम उस पूरी तरीके के बायोलॉजिकल प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है हम लोग जो है इस मेंटल प्रोसेस को भी नहीं समझ सकते। ओके, तो यहां पर जो है ये सब जानने के बाद हमें समझ में आया कि हमें ये जानना होगा कि जो हमारा बॉडी है और जो हमारा माइंड है, इस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। मींस अगर बॉडी रिएक्ट करेगा तो हमारा माइंड प्रभावित होगा, और अगर हमारा माइंड प्रभावित होगा तो उससे हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। तो इस दोनों चीज के रिलेशनशिप को जो है हम लोग आगे देखेंगे, और उसके बारे में जो है पूरी तरीके से जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में जो है हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट यहीं पे कह रहा है कि साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्विंग बोथ द बॉडी एंड द माइंड, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर। तो साइकोलॉजी क्या चीज का स्टडी है? साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को जानने के लिए जो है हमें साइकोलॉजी जानना होता है। तो साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्विंग बोथ द बॉडी एंड द माइंड। जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर ह्यूमन बिहेवियर को जानते हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों चीज को देखना होता है, एक पूरी तरीके से बॉडी को, एक पूरी तरीके से माइंड को। और दोनों को स्टडी करने के बाद ही जो है हम किसी भी इंसान के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को जान पाते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर। वे दोनों जो क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और जो है इंटरेक्ट है, दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहता है कि अगर जो है बॉडी रिएक्ट करेगा तो जो है माइंड प्रभावित होगा, अगर माइंड प्रभावित होता है तो बॉडी भी रिएक्ट करता है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट्स अफेक्ट ईच अदर। मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या हो गया? जो हमारा बॉडी है, जो हमारा बॉडी के सारे एक्टिविटीज हैं। और मेंटल फंक्शन क्या हो गया? हम उदास हैं, हम खुशी हैं, हम सोच रहे हैं, हम टेंशन में हैं, ये सारे हो गए हमारे मेंटल फंक्शन। अगर मान लो कि तुम्हें जो है एक थप्पड़ लगा दिया जाए, ओके, तो दर्द तो कहां हुआ? फिजिकल स्टेट्स में हुआ। लेकिन मेंटल फंक्शन क्या होगा? तुरंत गुस्सा हो जाओगे, तुरंत तुम मारने के लिए दौड़ जाओगे। अगर इसी तरीके से मान लो कि तुम्हें जो है शरीर में जो है बहुत ज्यादा बुखार है, ओके, बुखार आ गया है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ट्रॉमा हो गया, तो देखो उसमें उस समय क्या होता है, जो हमारा दिमाग है वो सही से काम नहीं करेगा, वो उदास रहेगा, वो बैठा हुआ रहेगा, या फिर जो है बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। तो ये होता है इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि बॉडी एंड माइंड आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग डायनेमिक्स एंड एडजस्टिंग पर्सनालिटी। हमारा बॉडी और हमारा माइंड जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और किसी भी डायनेमिक और एडजस्टिंग पर्सनालिटी का जो है दो एस्पेक्ट्स है। ओके, कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, या फिर कोई भी गतिशील चीज हो, उसमें दो चीज होता है, एक होता है उसका बॉडी और एक होता है उसका माइंड। उसी दोनों से मिल करके जो है किसी इंसान का, किसी पर्सन का जो है पर्सनालिटी बनता है। ओके, तो इट इज द सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस। ये जो है एक पूरी तरीके से जो है वेरियस मेंटल प्रोसेस का क्या है? एक योग है, एक मिला के बना हुआ है। जैसे कि ऑब्जर्विंग, नोइंग, थिंकिंग, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग, जोगिंग। ओके, तो लोग जो है, जो पर्सन जो है वो किस तरीके से ऑब्जर्व करता है किसी चीज को, किस तरीके से कोई चीज को, कोई सिचुएशन को देखता है, किस तरीके से वो किसी चीज को जानने का प्रयास करता है, किस तरीके से उसका सोच है, थिंकिंग किस तरीके से का रखता है, या फिर रीजनिंग, क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है। कोई जो है हर बार निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, कोई हर बार जो है पॉजिटिव क्वेश्चन देखता है, या फिर वो किस तरीके से फील करता है, क्या फीलिंग्स है उसके। ये सभी चीज को मिला करके जो है किसी पर्सन के पर्सनालिटी को बनाता है, किसी पर्सन के जो है बिहेवियर को बनाता है। यही है ना, कोई भी पर्सन के जो है हम दोनों चीज को देखते हैं, या फिर उसके बॉडी को और जो है उसके माइंड को। इस दोनों को देखने के बाद ही जो है हम किसी पर्सन के बिहेवियर को जान सकते हैं। नेक्स्ट लाइन यहां पर कह रहा है कि माइंड ऑल्सो ग्रो जस्ट एज द बॉडी ग्रो। हमारा माइंड भी जो है उसी तरीके से बढ़ता है जिस तरीके से जो है हमारा बॉडी बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है कि बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट्स एंड बॉडीली फंक्शन। जो हमारा बॉडी है वो क्या चीज से रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल स्टेट्स से। फिजिकल स्टेट्स क्या हो जाएगा? हमारे ऑर्गन हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन सिस्टम हो जाएंगे। एंड बॉडीली फंक्शन जो है, बॉडी फंक्शन क्या क्या होता है, चाहे हम लोग सांस लेते हैं, चाहे हम लोग चलते हैं, चाहे हम लोग कुछ भी करते एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारा बॉडीली फंक्शन हो जाएगा।
तो बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट्स एंड बॉडीली फंक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आ रहा है कि नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है और हमारा जो ग्लैंड्स है, ये सभी जो है हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्यों पार्ट है? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वे ऑफ थिंकिंग, ये भी जो है जिम्मेदार होता है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से फील कर रहे हैं, या किस तरीके से कोई काम कर रहे हैं। अब बताओ कि कैसे रिस्पॉन्सिबल है ग्लैंड्स, कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे शरीर से जो है डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, तो क्या होगा? तुम्हें बहुत खुशी होगी, दैट्स ए हैप्पी हार्मोन। ओके, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत आनंद आएगा तुमको। वही तरीके से अगर तुम्हारे शरीर में जो है कोई सैड हार्मोन रिलीज होता है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा जो है दुख होगा। ओके, तो यहां पर जो है हार्मोन का भी रोल होता है, ग्लैंड्स का भी रोल होता है, और बॉडी के तरह तरह के जो है ऑर्गन से उन सभी का जो है रोल होता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी को देख करके कि हमारा बॉडी में जो बिहेवियर है, जो हमारा थिंकिंग है, जो हम लोग करते हैं, ठीक है, इन सभी का रोल जो है हमारे ऑर्गन्स भी करते हैं, हमारे ग्लैंड्स भी करते हैं, या फिर जो है हमारे नर्वस सिस्टम का रोल होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो कह रहा है कि ऑल बिहेवियर हैव एन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिक। जितनी भी बिहेवियर हैं उन सभी का जो है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बेस होता है। ओके, एनाटॉमिकल क्या होता है? जो हमारा शरीर है, जो हम ऊपर से देख सकते हैं। और फिजियोलॉजिकल क्या होता है? जो हमारा शरीर है उसका फंक्शन, हर एक ऑर्गन का उसका फंक्शन, तो ये हो जाता है उसका फिजियोलॉजिकल बेस। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी फ्लूइड, केमिकल्स एंड मैकेनिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंस आवर ओवरऑल बिहेवियर, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। जो हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं, केमिकल्स हैं, मैकेनिकल इवेंट्स हैं, ये सारे जो है हमारे एक्सपीरियंस को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे ओवरऑल बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। यही चीज मैंने तुमको बताया कि शरीर में जो है जिस तरीके का हार्मोन निकलेगा, उस तरीके से जो है हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। तो हैप्पी हार्मोन का बात करें तो कौन कौन से हो जाते हैं? डोपामाइन हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग जो है सैड हार्मोन का बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? मेलाटोनिन हो जाएगा। तो ये सारे जो हार्मोन होते हैं वे हमारे फीलिंग्स के साथ, हमारे बिहेवियर के साथ जो है खेलते रहते हैं। जिस तरीके से जो है हमारे शरीर में केमिकल्स रिलीज होंगे, उसी तरीके से जो है हम फील करेंगे और उसी तरीके से जो है हम रिएक्ट भी करेंगे। समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट यहां पे लाइन आ रहा है कि आवर मेंटल फंक्शन लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन, एटीट्यूड्स, मोटिव्स, थिंकिंग इटीसी इन्फ्लुएंस आवर बॉडीली एक्टिविटीज एंड प्रोसेस। सेम उल्टा, तुम्हारा मेंटल फंक्शन जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, मोटिव हो गया, थिंकिंग हो गया, इन सारे चीज क्या करते हैं? हमारे बॉडीली एक्टिविटीज को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मान लो तुम अभी पूरे तरीके से मोटिवेशन हो गए, मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो क्या हुआ? मोटिवेशन कहां से मिला? ब्रेन से मिला। बट वहां से क्या होगा कि तुम्हारा शरीर एक्टिव हो जाएगा। अब तुम रात भर बैठ बैठ के पढ़ना शुरू कर दोगे। उसी तरीके से मान लो कि कोई तुमको आकर के जो है उसका दिया मीन्स क्या कर दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ? वहां पर जो है शरीर में जो है कुछ केमिकल्स रिलीज हुए और तुम पूरी तरीके से ठान ले कि नहीं अब मैं ये करूंगा। तो ये ठाने कहां पे? ये तो माइंड के लेवल पे ठाने, बट वहां से क्या होगा? तुम्हारा बॉडी जो है पूरी तरीके से रिएक्ट करेगा और तुम्हारा बॉडीली एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है वो कह रहा है कि इमोशंस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्सेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो हमारा इमोशंस है वो क्या है? एक पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है और किस तरीके से जो है हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। उन सभी दोनों को मिला करके जो है हमारा इमोशन का फॉर्मेशन होता है कि इस तरीके से हमारा इमोशन काम कर रहा है, हम किस इमोशन में जो है फील कर रहे हैं। While the body provide energy to fight or cope might contribute to the understanding and offering explanation for one's own action and that of other। जहां जो है जब किसी चीज से लड़ाई हो रहा होता है या हम फाइट कर रहे होते हैं तो बॉडी का काम क्या होता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमें ताकत देना ताकि हम उससे लड़ सके। लेकिन वहीं पे दिमाग क्या कर रहा होता है कि हम उसको समझा सकें,
हम जो है जो चीज जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज हम नहीं किए हैं, उस चीज को हम उसको समझा सके, बता सके, या फिर जो ये जो लड़ाई है उसको हम खत्म कर सकें। ठीक है, तो हमारा माइंड जो है एक अलग तरीके से काम कर रहा होता है और हमारा बॉडी जो है एक अलग तरीके से काम कर रहा होता है। काम दोनों कर रहा होता है, हेल्प दोनों कर रहा होता है और बचने का प्रयास जो है दोनों कर रहा होता है। तो उसी में नेक्स्ट कह रहा है कि जस्ट एज द बॉडी प्रोड्यूस इपिनेफ्रिन टू फाइट डेंजर, उसी तरीके से जो है जब जो है हमारा बॉडी, जब कोई पर्सन जो है किसी डेंजर में आ जाता है तो हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है? इपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन को जो है डेंजर हार्मोन माना जाता है कि जब भी जो है एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा वो फटाफट वहां से भागना शुरू कर देगा। द माइंड हेल्प टू डिसाइड वेदर इट इज नीडेड और नॉट। तो हमारा दिमाग क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि क्या ये जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है, क्या एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है यहां पे जरूरी है भी या फिर जो यहां पे जरूरी नहीं है। तो सारा चीज का कंट्रोल कौन करता है? माइंड। और सारा काम कौन करता है? हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारा बॉडीली फंक्शन। तो ये दोनों मिलकर के जो है हमारे शरीर को जो है और हमारे बिहेवियर को जो है, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे बॉडीली रिस्पॉन्स को जो है पूरी तरीके से मैनेज करता है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, वहां पे हम लोग जानेंगे माइंड के बारे में। कि एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं कि व्हाट इज माइंड, आखिर साइकोलॉजिकल स्टेट्स पे माइंड क्या होता है और इसे किस तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला जो यहाँ पे कह रहा है कि माइंड इज द सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, नोइंग, फीलिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग इटीसी। तो साइकोलॉजी के लेवल पे जो है माइंड क्या है? एक पूरी तरीके से जो है टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस, बहुत तरह के मेंटल प्रोसेस का क्या है? वो जोड़ है, वो जो है सम है। क्या? लाइक थिंकिंग, नोइंग, फीलिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग इटीसी। किस तरीके से जो है पर्सन सोचता है, किस तरीके से जो है वो जानता है किसी चीज को, फील करता है। रीजनिंग करना मीन्स होता है क्वेश्चन करना, रिमेंबरिंग मीन्स याद करना। तो वो किस तरीके से करता है सारी चीजों को, इसी को दिमाग कहते हैं ना। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग हिंदी में कहते हैं कि इस आदमी के पास दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके पास माइंड है ही नहीं। उसका मतलब हो गया कि उसका माइंड जो है बहुत धीरे काम कर रहा है। ठीक है, उसका दिमाग जो है बहुत कम काम कर रहा है। तो इसी को साइकोलॉजिकल लेवल में कहते हैं कि इट इज द सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, नोइंग, फीलिंग, रीजनिंग एंड रिमेंबरिंग इटीसी। और भी यहाँ पे कुछ कुछ ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि लेवल ऑफ माइंड। तो लेवल ऑफ माइंड जो है 3 तरह के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल क्या होता है? कि जो अभी हम देख रहे हैं, जो अभी क्या है, अभी हम कॉन्शियस हैं। हम लोग जो चीज फील कर रहे हैं, जो चीज जान रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, या फिर तुम लेक्चर कर रहे हो, तो ये क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो ये एक बहुत स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अभी बहुत सारे चीज देखोगे और तुरंत उसको क्या करोगे? भूल जाओगे। बहुत कम चीज जो है तुमको याद रहेगा। फिर नेक्स्ट होता है प्रीकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो प्रीकॉन्शियस क्या होता है? फॉरगेट टेम्पोरली। अब जान लो कि जब प्रीकॉन्शियस का बात आता है तो हम लोग क्या है कि वैसी चीजें जो स्मॉलेस्ट होते हैं बट कॉन्शियस के नीचे होता है, कॉन्शियस के नीचे होता है, मीन्स अभी तुमको वो चीज याद नहीं है। जैसे कि अगर तुमसे पूछे व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तो अभी तक तुमको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं था, बट अचानक से तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नंबर याद आ गया। यस, माय नंबर इज दिस एंड डेट। तो ये हो गया प्रीकॉन्शियस माइंड। ओके, तो मतलब जो है कॉन्शियस माइंड के जस्ट नीचे रहेगा प्रीकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड क्या होता है? वैसे चीज जिसको हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं, वैसे चीज जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं। हमारे दुख, दर्द, पीड़ा, जितने भी चीज होते हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो कहां से आते हैं? अनकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। वो सारा चीज जो है वो दबा के रखा रहता है कहां पे? अनकॉन्शियस माइंड में। तो उसी को जानने के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट जो है तरह तरह के मेथड को अपनाते हैं कि वो अनकॉन्शियस माइंड से जो है वो अपने चीज को निकाले और वो उसको बताए, ताकि फिर उसके हिसाब से जो है वो अपना ट्रीटमेंट कर सके। ओके, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो है माइंड एंड बॉडी। एक थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि माइंड और बॉडी का जो है रिलेशनशिप किस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग माइंड का बात करें तो माइंड क्या चीज से डील करता है?
मेंटल प्रोसेस से, चाहे वो थिंकिंग हो, मेमोरी हो, रीजनिंग हो, फीलिंग हो, इमेजिनिंग हो, रिमेम्बरिंग हो, जजिंग हो। तो ये सारा चीज जो है मेंटल प्रोसेस है जो माइंड डील करता है। बॉडी क्या डील करता है? बॉडी डील करता है बॉडीली फंक्शन को, लाइक ऑर्गेन्स, नर्व, इम्यून सिस्टम, बॉडीली फ्लूइड्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। और भी कुछ होगा तो उसको तुम डाल सकते हो। तो ऑर्गेन्स किस तरीके से वर्क करता है, नर्व सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, हमारे इम्यून सिस्टम जो है किस तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी फ्लूइड जो है कैसे रिलीज होता है। तो ये सारा जो है हमारा बॉडीली फंक्शन है। तो इस दोनों के बीच में जो है क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर जो है बॉडीली फंक्शन जो है मेंटल प्रोसेस को, माइंड को जो है क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, मीन्स बॉडी इफेक्ट्स माइंड, तो उसको कहेंगे हम लोग फिजियो साइकोलॉजी। ठीक है, बॉडी मीन्स फिजियो एंड माइंड मीन्स साइकोलॉजी। तो जो है बॉडी इफेक्ट्स माइंड, देन इट्स ए फिजियो साइकोलॉजी। एंड इफ माइंड इफेक्ट बॉडी, तो इसको कहेंगे हम लोग साइकोफिजियोलॉजी। ओके, अगर हमारे माइंड के डिस्टर्ब होने से बॉडी डिस्टर्ब होगा तो उसे हम लोग कहेंगे साइकोफिजियोलॉजी, क्योंकि माइंड इफेक्ट्स बॉडी। एंड इफ माई माइंड एंड इफ माई बॉडी इफेक्ट्स माई माइंड, अगर जो है हमारा बॉडी हमारे माइंड को इफेक्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड ए फिजियो साइकोलॉजी। तो ये जो है एक रिलेशनशिप है जहां माइंड और बॉडी के बीच में जो है होता है। तो ये जो है पूरी अच्छे तरीके से नोट्स बना हुआ है। इस नोट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक पे लिखो या फिर जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और वो है इफेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग। जो हमारा बॉडी का कंडीशन है वो किस तरीके से जो है मेंटल फंक्शन पे जो है इफेक्ट करता है। ओके, इसी तरीके से जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे वो होगा इफेक्ट्स ऑफ मेंटल फंक्शनिंग ऑन बॉडीली कंडीशन। तो हमारा जब माइंड खराब होगा, अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो किस तरीके से बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा मेंटल फंक्शन जो है किस तरीके से डिस्टर्ब होगा जब हमारा बॉडीली कंडीशन खराब होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है कि इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कॉज मेंटल एक्साइटमेंट। जब भी जो है शरीर में क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा, क्या होगा, मेंटल एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत तरह तरह की चीजें होना शुरू हो जाता है, दिमाग जो है बहुत गुस्सा होना शुरू हो जाएगा, लोग बहुत तरीके से जो है मतलब गुस्सा करने लगेंगे, वो जो है बहुत जो है गुस्से में रहेंगे और मारने पीटने वाले बात करते रहेंगे। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है तो मेंटल एक्साइटमेंट भी जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि सिवियर पेन रिड्यूस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट। अगर मान लो तुमको जो है पढ़ाई करना है और तुम्हारा जो है हाथ में चाकू कट गया हो या फिर जो है पेन हो रहा हो या फिर कुछ दर्द हो रहा हो, कांटा चुभ गया हो, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तो क्या तुम जो है अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो है तुम्हारा दिमाग कहाँ रहेगा, उस पेन पे रहेगा। तो जब भी जो है सेवियर पेन होता है तो हमारे कंसंट्रेशन के एबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि क्रोनिक इलनेस का डिप्रेशन। जब भी जो है किसी पेशेंट को क्रोनिक इलनेस होता है, वैसे बीमारी जो जल्दी ठीक नहीं होंगे वो क्या करता है, उसको डिप्रेशन में डाल देता है। हमेशा बैठ के सोचते रहेगा क्या हमारा बीमारी ठीक होगा या फिर नहीं होगा, कितना पैसा लगेगा, पैसा लगने के बाद भी जो है हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से वो डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेनी एक्सर्ट फुल इन्फ्लुएंस ऑन वंस पर्सनालिटी रिजल्टिंग इन लिथार्जी, नर्वसनेस, टेंशन एंड ईटीसी। उसी तरीके से जो है जब हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो माल फंक्शनिंग हो जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, और जो क्या करेगा वो बहुत ज्यादा सेक्रेट कर देगा या फिर जो है कम सेक्रेट करेगा, उससे क्या होगा, हमारे पर्सनालिटी में जो है इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हमारा पर्सनालिटी उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, लिथार्जी हो जाता है, मीन्स जो है काम करने का मन नहीं करेगा, हमेशा सोए हुए रहेगा। नर्वसनेस हो जाता है, मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, सो रहा है तो जो है सोते जा रहा है, या फिर हंस रहा है तो हंसने लगा, बिना मतलब का हंसना शुरू कर देता है। नर्वसनेस हो जाता है, टेंशन हो जाएगा उसको। तो जिस तरीके का हार्मोन जो है सेक्रेट कर देगा एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर वो खराब होने की वजह से जो है उस तरीके से जो है हमारा माइंड भी क्या होता है, इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फिजिकल फैटिग अफेक्ट आवर मूड एंड रिड्यूस आवर मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। मान लो कि सुबह तुमको एग्जाम देने जाना है, ओके, और तुम जो है अभी बहुत थके हुए हो, बहुत काम कर लिए हो,
कुछ भी ऐसा काम होगा जो तुम कर लिए हो तो क्या हुआ, फिजिकल फेटिक हो गया। तो अगर जो है तुम्हारा बॉडी पूरी तरीके से थका हुआ है तो क्या होगा, तुम अपने पढ़ाई पे, तुम अपने एग्जाम पे फोकस कर पाओगे, तुम्हारा मोटिवेशन का क्या होगा, वो सारा रिड्यूस हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा, या फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे तरीके से बॉडी थका हुआ है, तुमको नींद आएगा, मन करेगा कभी जाके सो जाए। ओके, तो ये सारा चीज क्या हो रहा है, मेंटल प्रोसेस पे क्या कर रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है, वहां पे इफेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन कि ब्रेन इंजुरी इफेक्ट मेनी साइकोलॉजिकल फंक्शन। जब हमारा दिमाग जो है वो कुछ इंजुरी हो जाता है, वहां पे कुछ जो है प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन भी जो है चेंज हो जाता है। एट द सेम टाइम वेल डेवलप्ड ब्रेन लीड्स टू ए डेवलपमेंट ऑफ बेटर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। जब हमारा दिमाग जो है वो सही से डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, सही से काम कर रहा होता है, तभी जो है हम सही तरीके से सोच पाते हैं, सही तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, या फिर किसी चीज को करने के लिए जो है सही तरीके से जो है वो कदम उठा पाते हैं। ओके, तो ये था इफेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडीली फंक्शनिंग। मींस जो है हमारा बॉडी फंक्शन जो है किस तरीके से इफेक्ट होगा जब हमारा मेंटल कंडीशन जो है किसी तरीके से प्रॉब्लम में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो कह रहा है वो है कि मेंटल प्रोसेस आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड कोर्टिकल प्रोसेस। जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो पूरी तरीके से जो है हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है और हमारा कोर्टिकल प्रोसेस से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अनप्लीजेंट इमोशन लाइक फियर, एंगर एंड ऑरी कॉज इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक एंड ईटीसी। जब जो है हम क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं, गुस्सा में होते हैं, या फिर जो हमें अपने आप पे ग्लानि हो रहा होता है, हमें अपने आप पे जो है शर्म आ रही होती है, तो उस समय क्या होता है, हम लोग पूरी तरीके से इरिटेबल होते हैं, हमारी नींद चली जाती है, हम लोग सो नहीं पाते हैं, या फिर जो दिमाग दर्द देना शुरू हो जाता है, माथा दर्द देना शुरू हो जाता है। ये सब क्यों होता है, जब हम डरे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं, या फिर जो है कोई और मेंटल कंडीशन जो है चल रहा होता है। सिमिलरिटी डिप्रेशन इफेक्ट थिंकिंग एंड मेमोरी। उसी तरीके से जब हम लोग का जो है डिप्रेशन होता है, हम लोग किसी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग की सोचने का शक्ति खत्म हो जाता है, हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ होगा जिस समय तुम जो है डिप्रेशन में चले गए होगे, या फिर हो सकता है तुम ब्रेकअप में चले गए होंगे, तो उस समय देखना ना ही तुम किसी चीज को सोच पाओगे और ना ही तुम किसी चीज को जो है याद कर पाओगे, मेमोरी कर पाओगे, सिर्फ उसी गम में डूबे रहोगे, डिप्रेशन में डूबे रहोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा कि हमें आगे क्या करना है, क्या बढ़ना है, या फिर मेरा एग्जाम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस पड़े हुए रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जितने भी इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि दिमाग में लड़ाई चल रहा है, ठीक है, सोच रहे हैं ये करना है, वो करना है, बहुत ज्यादा टेंशन है, हम एग्जाम कैसे देंगे, मेरा क्या होगा, हम तो साल भर पढ़े भी नहीं है, किस तरीके से एग्जाम देंगे। जब इस तरीके का बहुत सारा टेंशन चल रहा होता है तो लोग क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है। बहुत बार देखे होंगे कि कभी कभी जो है एग्जाम जो है आएगा, निकट में रहेगा, तो क्या होगा, बहुत को लूज मोशन हो जाता है। ओके, उसका लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही एग्जाम खत्म होगा पूरा हेल्थ सही, टकाटक एकदम। तो ये होता है क्या, इफेक्ट होता है क्या, मेंटल जब डिस्टर्ब होता है तो उसका बॉडी भी जो है उस तरीके से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेटेड कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। बहुत ज्यादा सोचना, डीप थिंकिंग करना, या फिर किसी चीज पे लगातार कंसंट्रेट करना क्या करता है, फिजिकल स्ट्रेन कॉज करता है, हमारा शरीर थका देता है। अगर तुम इसी चीज को एक्सपीरियंस किए हो, कभी चेस खेले हो, जब चेस खेलोगे तो वहां इतना ज्यादा दिमाग लगता है कि क्या होगा, हमारा बॉडी भी जो है दर्द करने लगता है, हमें लगता है नींद आने लगता है, पूरा शरीर थक जाता है। या फिर तुम लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ोगे तो कहाँ हम लोग बॉडी का वर्क कर रहे हैं, खेत तो नहीं जोत रहे हैं जाकर के, या फिर कुछ भारी सामान तो लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब भी जो है हमारा दिमाग जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा होता है या फिर डीप थिंकिंग कर रहा होता है, हमें फिजिकल स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन आर एक्सप्रेस थ्रू द नर्वस सिस्टम काउजिंग हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिजीजेस। वैसे फीलिंग जो रिप्रेस्ड है, जिसको हम लोग दबा के रखे हुए हैं, सो नहीं कर रहे हैं, ओके, और हमारा गुस्सा और एक्सप्रेस थ्रू नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है एक्सप्रेस होता है।
किस तरीके एक्सप्रेस होगा? जब इस तरीके के चीज जो है हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा एंड कार्डियक डिजीज जैसे चीजें भी जो है होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मन को शांत रखना चाहिए। मन शांत रहेगा तो जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। ओके, नींद बहुत अच्छे तरीके से आएगा। शरीर का जो है हर एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है सही तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स गिव राइज टू मेनी फिजिकल कंप्लेंट्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर लाइक कन्वर्सन डिसऑर्डर। अनकॉन्शियस मोटिवेशन, वैसा मोटिवेशन जो कि अंदर से आ रहा है, मतलब तुम कुछ ठान लिए हो कि मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, पूरी तरीके से अंदर से मोटिवेशन है। अब तुम सो भी रहे हो तो सपना भी वही चीज का चल रहा है, या फिर जो है अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग में ही जो कुछ लड़ाई चल रहा है, ये सब क्या करेगा? तुम्हें फिजिकल कंप्लेंट्स कर देगा। मीन्स जो है तुम्हारे शरीर में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। तुम्हें न्यूरोटिक डिसऑर्डर भी जो है ला सकता है, जैसे कन्वर्सन डिसऑर्डर। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो इस तरीके के चीज करने के कारण जो है हो जाता है। बहुत ज्यादा चीज को सोचना, बहुत ज्यादा चीज को सीरियस में ले लेना, और जो उसके प्रति जो है बहुत ज्यादा लगाव लगा लेना जो है, और अगर पूरा नहीं होता है तो लोग पागल भी हो जाते हैं, या फिर बहुत तरह के फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर भी होने का चांस रहता है। तो यहां तक जो है हमने इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशन और बॉडीली फंक्शनिंग को समझा, पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, जो कि ये सेकेंड यूनिट का जो है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। और तुमको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कौन से क्वेश्चन है, वो सारे चीज को जो है नीचे कमेंट्स में देना है, या फिर जो उस पर रिएक्ट करना है। ओके, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करो उस फ्रेंड्स को जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है पर उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो है कॉलेज में उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होता है, उसको भी शेयर करो। सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।